अब और कितनी मोहब्बत चाहिए तुझे फराज, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों के नाम रख दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महामना अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, ये जो शेर था वो अहमद फराज का था। अहमद फराज पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर। कभी उस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, सी यू टी यू जी के डोमेन सेक्शन में हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें पहले लेक्चर में आपने देखा होगा कि एबनॉर्मेलिटी क्या होती है, उससे कारण क्या हो सकते हैं। बहुत सारे अप्रोच देखे, इंटरेक्शनल अप्रोच, मॉलरिटिव अप्रोच, फिर देखे कारण क्या क्या हो सकते हैं, फिर देखा कि कैसे ये इवॉल्व हुआ। अब हम लोग एक एक जो बायोलॉजिकल फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, उन सब पे ध्यान देंगे। फिर हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और हर एक जिस जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं, हर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स में। ठीक, बायोलॉजिकल फैक्टर में से दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण हो सकता है दैट इज फॉल्टी जीन्स, endocrine imbalance, malnutrition, injuries, and other condition may interface with the normal development and function of the human body and cause abnormal behavior। ठीक है दोस्तों, जो भी आपको इंडोक्राइन इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक, कोई माल न्यूट्रिशन, कोई बहुत खाने पीने से वंचित रहा है, ठीक, इंजरीज हो सकती है, फॉल्टी जेनेटिक कोई दिक्कत हो, तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल मॉडल एबनॉर्मल बिहेवियर हैज अ बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस। ठीक, बायोकेमिकल यानी कि कोई बायोलॉजिकल या फिर केमिकल दिक्कत है, और या फिर फिजियोलॉजिकल शरीर में कोई दिक्कत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आर ऑफन रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। जो दोस्तों बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो जानते होंगे कि न्यूरॉन का काम क्या होता है, मैसेज को ट्रांसमिट करना। ठीक, तो उन जिनको लगता है कि अगर कोई इंसान साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहा है या फिर उसको कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो उसके न्यूरॉन्स प्रॉपर्ली मैसेज ट्रांसमिट नहीं कर रहे। ठीक, अ टाइनी स्पेस कॉल्ड साइनेप्स, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, साइनेप्स सेपरेट्स वन न्यूरॉन फ्रॉम द नेक्स्ट एंड द मैसेज मस्ट मूव अक्रॉस दैट स्पेस। ठीक, साइनेप्स का काम क्या होता है, सेपरेट करने का, मैसेज पास करना। ठीक, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स रीच अ न्यूरॉन्स एंडिंग, द नर्व stimulating is stimulated to release a chemical called a neurotransmitter। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है कि जो ये स्टिमुलेशन रिलीज करता है, जो केमिकल रिलीज करता है, उसको कहते हैं न्यूरॉन ट्रांसमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला होगा जेनेटिक फैक्टर होंगे। हाँ, जेनेटिक फैक्टर्स। दोस्तों, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जेनेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा। आपने सुना होगा कि माँ बाप को अगर माइग्रेन होता है तो बच्चों को भी यूजली हो जाता है। इंडिया में तो आजकल ये बहुत कॉमन है। ठीक, आपने देखा होगा डायबिटीज़ जैसे जनरेशन वाइज आती है, वैसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं वो भी आ सकते हैं। ठीक, जेनेटिक फैक्टर हैव बीन लिंक्ड टू बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक, बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर, ये बाइपोलर क्या मैं आपको बताता हूँ। ठीक, स्किज़ोफ्रेनिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक, एंड अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। सो बाइपोलर डिसऑर्डर क्या मैं उसको एक्सटेंसिवली आगे बताऊंगा, पर बता दूं कि आप समझ लीजिए एक ही इंसान में रणबीर कपूर और रणवीर सिंह दोनों हैं। मतलब कि बाइपोलर, दो पोल्स की बात हो रही है। एकदम वो एकदम शांत रहेगा, एकदम इंट्रोवर्ट, और आधे घंटे बाद एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट, मतलब कि चिल्लाने लगेगा, कूदने लगेगा, फाड़ने लगेगा। समझिए एक ही इंसान में रणबीर कपूर रणवीर सिंह दोनों हैं। ये हनी सिंह को आपको सुना होगा कि बाइपोलर डिसऑर्डर से हो गया था। कोई इंसान एकदम चुप है, अभी एकदम चुप है, एकदम एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट, सो किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, और आधे घंटे बाद देखो तो पागलों की तरह रोड पे भाग रहा है, चिल्ला रहा है, तो क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक, स्किज़ोफ्रेनिया सबसे कोई खतरनाक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो यही है, भगवान ना करे किसी को। स्किज़ोफ्रेनिया में दोस्तों आपको अलग अलग तरह की चीज़ें होंगी, हेलुसिनेशंस होंगी, डिल्यूजन होगा, आपको लगेगा कोई आपको मारना चाह रहा है, ठीक, आपको लग रहा है आपको कोई कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद आपको हेलुसिनेशंस होंगे, वो अलग अलग तरह के हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, कुछ सुनाई देगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो लोग गुजर गए उनकी आवाज़ सुनाई देंगी, ठीक, जो लोग गुजर गए वो आपको दिखने लगेंगे, वो फील होने लगेंगे। फिर आप किसी पोजिशन में है तो उसी पोजिशन में रह जाएंगे। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लाइक डिस्लेक्सिया वगैरह, वो इसमें आता है। ठीक, नो सिंगल जीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर बिहेवियर और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। वेरी गुड। मेनी जीन्स कंबाइन टू हेल्प bring about our various behaviors and emotional reactions, both functional and dysfunctional। ठीक, बहुत सारे जीन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तभी कोई हम लोग फंक्शन कर पाते हैं। ऑल्दो देर इज अ साउंड एविडेंस टू बिलीव दैट जेनेटिक अपॉन बायोकेमिकल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन मेंटल डिसऑर्डर्स एज डाइवर्स स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एक्सेट्रा, बट बायोलॉजी अलोन कैन नॉट अकाउंट फॉर मोस्ट मेंटल डिसऑर्डर। ठीक, अकेले बायोलॉजी भी नहीं हो सकता, मेनली जेनेटिक फैक्टर का वो बहुत बड़ा कारण माना गया है। आगे बढ़े दोस्तों, फिर दूसरा क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि जिस तरीके से हम दुनिया को परसीव करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं, ये बहुत बड़ा कारण होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का।
दोस्तों अगर आप कभी भी किसी आत्मघात, आत्महत्या फिर सुसाइडल जब कुछ चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको पता होता है कि उस इंसान का बिलीफ सिस्टम खत्म हो गया होता है। जिस चीज़ पे उसे बहुत ज़्यादा भरोसा था वही खत्म हो गई होती, या तो किसी और पे भरोसा होगा, या तो अपने आप पे बहुत भरोसा होगा। तो जो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ वाले होते हैं उनका, आपने सुना होगा कि ऐसे कोई बहुत नॉर्मल इंसान नहीं, जो बहुत हंसता खेलता इंसान ही सुसाइड करता है। बहुत इंट्रोवर्टेड सा रहता है तो शायद उसको आदत होती है। इसलिए जिस तरीके से वैसे तो ये बहुत वेग स्टेटमेंट है कहना कि कोई क्लासिफाइड नहीं, कोई कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक। ह्यूमन ब्रेन इतना डायनामिक होता है कि कोई पता ही नहीं लगा सकता कि कौन इंसान कब क्या करे। दूसरी बात, जिस तरीके से आप चीज़ों को परसीव करते हैं, जिस तरीके से मान लीजिए कोई लड़का है छोटा सा, वो अपने पिताजी पे इतना ज़्यादा भरोसा करता है, ऐसा कोई है ही नहीं। अपने एनिमल मूवी देखी होगी कि ही हैज़ अ ट्रस्ट ऑफ एनीथिंग, मतलब उतना भरोसा था उसके पिता पे, और उसको बाद में चलो कि उसके पिता टेररिस्ट है, तो उसका कितना उसका बिलीफ सिस्टम ही बिगड़ जाएगा कि मेरा माई होल चाइल्डहुड वॉज अ लाई, मेरा पूरा बचपन ही झूठा था, ठीक। आगे देखते हैं इसमें। देयर आर सेवरल साइकोलॉजिकल मॉडल्स विच प्रोवाइड्स अ साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। दीज मॉडल्स मेंटेन्स दैट साइकोलॉजिकल एंड इंटरपर्सनल फैक्टर्स कॉज एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ होते हैं? एक तो मैटरनल डिप्रीविएशन, सेपरेशन फ्रॉम द मदर और लैक ऑफ वार्मथ एंड स्टिमुलेशन ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ, ठीक। दोस्तों एक बहुत अच्छी किताब है द आर्ट ऑफ लव, द आर्ट ऑफ लव, ठीक। मैंने उस किताब को, एक साइकोलॉजी, मुझे राइटर का नाम नहीं याद आ रहा है, उन्हें किताब पढ़ी मैंने। उस किताब में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी थी कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिना कोई हवा में बात नहीं करता, जो स्टेटिस्टिकली और रिसर्च से प्रूवन है, एक इंसान को, वैसे बता दो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक इंसान को सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करता है? उसकी माँ। लव। अब मैं यहाँ अनकंडीशनल लव की बात कर रहा हूँ, ठीक। इट्स वेरी इजी टू लव, बट अनकंडीशनल लव क्या होता है? जिसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती। मेरा बेटा गोरा हो, काला हो, मोटा हो, छोटा हो, बुरा हो, चोर हो, डाकू हो, इनफैक्ट बहुत गंदा इंसान भी हो, फिर माओ के लिए बच्चे बहुत बराबर से होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं वो, ठीक। पर एक्सेप्शन ऑलवेज देर आर सम, कुछ माल प्रिंटिंग हो जाती है, वो बात अलग है, ठीक। तो बहुत बड़ा कारण माना गया है कि मैटरनल डिप्रीविएशन, माँ से दूर ही, फिर सुने होंगे किसी बच्चे ने अगर बहुत जल्दी उन्होंने अपने माँ को खो दिया हो, तो बहुत ज़्यादा कारण होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में उनका अप्रोच बहुत बदल जाता है, बहुत परेशान रहता है वो, ठीक। ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है, पर मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही कारण नहीं हो सकता। दूसरी बात ये, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, ठीक। दूसरा क्या है? फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक। जो पेरेंट्स का और बच्चों का रिलेशन होता है, सिगमंड फ्राइड, उन्होंने चीख चीख के हमें साइकोलॉजी में कहा कि किसी भी इंसान के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? उसका बचपन। अगर उसका ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली, जो कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोगों का होता है, उनको बाद में पता चलता है कि मेरे साथ बचपन में ये हो गया, ठीक। तो अगर जितना फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड से रिलेशनशिप रहेगा, अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों पर डाल दें, ठीक, कि तुम्हें कोई चीज़ अचीव करनी ही करनी है, जैसे आजकल देखते हैं कि माँ बाप बहुत मजबूर करते हैं, आजकल के जो न्यू जनरेशन पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा मजबूर करते हैं बच्चों को फ़ोन यूज़ करने पे। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मजबूर वही कर रहे हैं। एक यूपीएससी में इनफैक्ट एक ऐसे भी आया था कि मदर कडलिंग अब हट गया है, इंस्टेड ऑफ दैट फ़ोन से बच्चे देख रहे हैं। दूसरी बात, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो जानबूझकर अपने बच्चों से व्लॉग्स बनवाते हैं, इंटरनेट पे वीडियो डलवाते हैं, तो वो बहुत ही फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। अभी वो सस्टेन कर, अभी उसे भी अच्छा लग रहा है, बाद में चल के उसे प्रेशर हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात, एक्सट्रीम लव भी नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीम लव मतलब क्या है? किसी चीज़ के लिए डांटी नहीं पड़ रही है उसे, फिर क्या होगा? उसका फॉल्स बिलीफ बन जाएगा कि सब मेरा है। वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा आपको दोस्तों, उसको दिक्कत हो जाएगी किसकी? एनपीडी की। अब आप लोग पूछोगे एनपीडी क्या होता है सर, आप नए नए टर्म फेंक रहे हैं, ठीक। एक एक चीज़ हम डिटेल में आराम डिस्कस करने चलेंगे। साइकोलॉजी में क्या है, जितना इन डेप्थ जानो उतना बढ़िया है। एनपीडी क्या होता है? नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब एनपीडी नार्सिज्म से आया है। नार्सिज्म किसको कहते हैं? कोई एक इंसान जिसको अपने पे इतना घमंड हो जिससे कुछ कोई कहना ही नहीं है, वो अपने साथ किसी को देख ही नहीं सकता, ठीक। वो नार्सिसिस्टिक। अगर आपने कोई एक वेब सीरीज बहुत अच्छी, मनी हाइस्ट, उसमें बर्लिन का कैरेक्टर रहता है, ही इज वे टू नार्सिसिस्टिक, ठीक। नार्सिसिस्टिक दोस्तों होने के दो मेन कारण, मतलब दो मेन देखा जाता है कि ये चीज़ उन्हें पाई जाती है। एक तो क्या, वो गैसलाइट बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक। गैसलाइट बहुत ज़्यादा करता है। गैसलाइट क्या होता है? सब साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं। जो न्यू जनरेशन के बच्चे, उनका पता होगा सिलेबस में सब बचपन में आपको पढ़ा दिया जाएगा। ओल्ड जनरेशन, हम लोग वाले जो जनरेशन, उनको पता भी नहीं। गैसलाइटिंग क्या होती है कि मान लो कोई एक इंसान है आपसे, ठीक, वो आपसे 2 दिन बात कर रहा है, 10 दिन गायब रहता है, और वो गिल्ट ट्रिप बहुत देता है। गिल्ट ट्रिप कैसे? मतलब कि आपसे एक गिलास वो पानी मंगाया, अगर वो गिर गया तो आपको 10 घंटे सुनाएगा वो। या फिर मान लीजिए सुबह
5:55 पे वो गलती से उठ गया, आप 6 बजे उठ गए, तो आपको ज़िंदगी भर के लिए ताना मारा है कि तुम लेट उठते हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा लेट उठना मतलब क्या है। और इंसान इतना गिल्ट में आता है कि सही में यार मैं इतना ख़राब हूँ, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक, आगे बढ़ते दोस्तों। मेल रिलेटिव फैमिली स्ट्रक्चर, इनएडुकेट और डिस्टर्ब फैमिली। ठीक, ये तो बहुत आप जानते हो कि अगर मेल रिलेटिव फैमिली हो, मतलब उस फैमिली जहाँ पे बच्चों की इमोशनल नीड्स ना पूरे हो, कोई सुनने वाला ना हो, बेकार का बहुत प्रेशर बनाया जाए, तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ठीक, अगला क्या है, तो साइकोलॉजिकल मॉडल इंक्लूड द, ये बहुत ज़रूरी है। क्या क्या होता है इसमें दोस्तों, कि एक तो साइकोडायनेमिक मॉडल होता है जो कि हट गया आपके सिलेबस पर, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। दूसरा क्या होता है, बिहेवियरल मॉडल होता है। ठीक, तीसरा कॉग्निटिव मॉडल होता है, चौथा ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल होता है। साइकोडायनेमिक आपको पता होगा दोस्तों, हमारे साइकी की बात हो रही है, हमारे साइकी जो कि बहुत डायनेमिक है, उसकी बात हो रही है, जो कभी चेंज ना, बहुत ओवर इवॉल्विंग है। दूसरा क्या है, बिहेवियरल मॉडल, कैसे कोई बिहेव करता है। ठीक, फिर तीसरा क्या, कॉग्निटिव मॉडल है, कैसे हम थिंक करते हैं। चौथा क्या है, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल, जो कार्ल रॉजर्स दिए। ठीक, इसमें साइकोडायनेमिक मॉडल दोस्तों हट गया है, बट फिर भी मैं उसको आपको थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लूँगा। आगे बढ़ते दोस्तों। ठीक, पहले क्या, साइकोडायनेमिक मॉडल। ठीक, थोड़ा आपको बता दो साइकोडायनेमिक मॉडल के बारे में। ठीक, बिहेवियर वेदर नॉर्मल और एबनॉर्मल इज डिटरमाइंड बाय साइकोलॉजिकल फोर्सेस विद द पर्सन ऑफ विच ही शी इज कंसियसली अवेयर। ठीक, जिस चीज़ के लिए वो कंसियसली अवेयर रहते हैं वही होता है। ठीक, दिस मॉडल वॉज फर्स्ट फॉर्मेटेड बाय सिगमंड फ्राइड, फ्राइड लिखा हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, सिगमंड फ्राइड। दोस्तों ये है आपके सिलेबस में, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये एक्चुअली सीबीएसई की एग्जाम्स में नहीं आता है, पर इट इज़ वेरी मच इन सीयूईटी सिलेबस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हु बिलीव दैट 3 सेंटर फोर्सेस शेप देयर पर्सनालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, पहला क्या है, इंस्टिंक्शनल नीड ड्राइव्स एंड इंपल्स इड, दूसरा है रैशनल थिंकिंग ईगो, तीसरा है सुपर ईगो। ठीक, अब मैं बताता हूँ ये इड ईगो सुपर ईगो कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक, इसको थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, पहले फिर मैं बताऊंगा आपको। दिस इंटरनल फोर्सेस आर कंसिडर्ड डायनामिक, दैट इज दे इंटरैक्ट विथ वन अनदर एंड देयर इंटरेक्शन गिव्स शेप्स टू बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन। ठीक, ये हमेशा आपको बदलते रहते हैं और उसके अनुसार ये चेंज होते रहता है। ठीक ठीक, अब मैं बताता हूँ आपको ईड ईगो सुपर ईगो होता क्या है। इड ईगो सुपर ईगो, एक मिनट जी, क्या दोस्तों, इड ईगो, मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, इधर जो आपको दिया हुआ। ठीक, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि आप एक स्टूडेंट हो और आपका एक दोस्त है। ठीक, अगर आपको भूख लगी है हल्की सी, ये भूख नहीं भी लगी है, आप गए क्लास में, उसका चुपचाप टिफिन खोला, खा लिया, तो आप इमोशनल ड्राइव्स पे, इंस्ट्रक्शनल नीड्स और ड्राइव्स पे और इम्पल्स से बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ठीक, आप खा लेंगे चुपचाप, किसी को बताएंगे नहीं। ईगो क्या था दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी तो आप पूछ के, फिर बिना पूछे भी खाए, बहुत ज़्यादा भूख लगने पे तब। ठीक, नॉर्मल लोग जैसे करते हैं। सुपर ईगो क्या है, कितनी भी भूख लगी हो, कोई भी हाल हो, तो किसी से मांग के नहीं खाना है। समझ रहे हैं आप, 3 स्फीयर से बात हो रही है। एक, जिस इंसान में थोड़ी लालच है कि उसे भूख लगी तो जब खा लेगा चोरी कर लेगा। दूसरा क्या है, वो दूसरा रैशनल थिंकिंग वाला होता है। मेनली यही होना चाहिए आप में, ईगो जो ईगो होना चाहिए कि अरे नहीं यार बहुत भूख लगेगी तो खाऊंगा, ऐसे इन हालतों में काम नहीं करूंगा। सुपर ईगो क्या होता है, इतने मोरल स्टैंडर्ड्स की कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में हो, कुछ ये काम करूंगा ही नहीं करूंगा, तो होता है सुपर ईगो। ये किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया। और हर इंसान में ये अलग अलग होता है, किसी में इड होता है, किसी में ईगो होता है, दूसरे में किसी में सुपर ईगो होता है। दूसरा क्या है, बिहेवियरल मॉडल। ठीक, बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर्स आर लर्न, वेरी गुड। जो भी अगर क्या कोई भी बिहेवियर है, चाहे नॉर्मल या एबनॉर्मल हो, वो लर्न किया जाता है। और मेनली किसी का अगर बिहेवियर गलत है, एबनॉर्मल बिहेवियर है, तो क्या उसकी फॉल्टी लर्निंग होती है। फॉल्टी लर्निंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आर द रिजल्ट ऑफ द लर्निंग मैलरेटिव वेज ऑफ बिहेविंग। ठीक, जो गलत गलत बिहेवियर सीख लेते हैं। द मॉडल कंसंट्रेट्स ऑन बिहेवियर दैट आर लर्न थ्रू कंडीशनिंग एंड प्रपोजेस दैट व्हाट हैज बीन लर्न कैन बी अनलर्न। जो भी चीज़ सीखा गया है उसे अनलर्न भी किया जा सकता है, इसकी बात हो रही है। लर्निंग ऑफ बिहेवियर whether adaptive or maladaptive can taken place by classical conditioning, operant conditioning, social learning। ठीक, अभी आपको साइकोलॉजी लैब में पढ़े होंगे आप लोग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है, टेम्पोरल एसोसिएशन इन विच 2 इवेंट्स रिपीटेडली अकर क्लोज टुगेदर इन टाइम। दूसरा क्या होता है, बिहेवियर इज फॉलोड बाय रिवॉर्ड। ठीक, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है कि अगर आपको बिहेवियर करते हैं तो आपको उसमें रिवॉर्ड दिया जाता है कि जैसे कि आप अच्छा मार्क्स लाओ तो पेरेंट्स आपको चॉकलेट दे। ठीक, तीसरा क्या, सोशल लर्निंग। जो भी सोशल लर्निंग होती है वो मेनली इमिटेटिंग होती है। जैसे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर पे, जैसे मम्मी पापा मम्मी को मान लीजिए सुमन सुमन बोलते हैं, तो छोटे बच्चे भी सुमन सुमन ऐसे बोलने लगते हैं। तो क्या होती है, सोशल लर्निंग होती है। उसमें बच्चे क्या होता है, इमिटेट करने लगते हैं। वैसे हम लोग भी करते हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड एक्टर है, अगर वो
थम्स अप पीता है टीवी में, तो क्यों ब्रांड होता है, क्यों हम लोग एडवर्टाइजमेंट में बड़े बड़े एक्टर्स को लेते हैं, क्योंकि हम लोग इमिटेट करते हैं उनको। ठीक, आगे बढ़े दोस्तों। तीसरा क्या है, कॉग्निटिव मॉडल, ये थिंकिंग की बात हो रही है। दिस मॉडल स्टेट्स दैट एबनॉर्मल फंक्शनिंग कैन रिजल्ट फ्रॉम कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स। मेनली कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आते हैं। पीपल में होल्ड एजम्पशन एंड एटीट्यूड्स अबाउट देमसेल्व्स दैट आर इरेशनल एंड इनएक्यूरेट। वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कुछ ऐसे एजम्पशन और एटीट्यूड बना लेते हैं अपनी जिंदगी में जो कि इरेशनल हो और इनएक्यूरेट हो, जैसे कि मैं कभी रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या है, मैं कभी फेल हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही इरेशनल बिलीफ अपने अपने बारे में पाल ली है। क्योंकि कभी ना कभी तो ये बिलीफ टूटेगा ही, कभी ना कोई आपको रिजेक्ट करेगा ही, कभी ना कभी आप एग्जाम में फेल होंगे ही, या कभी ना कभी आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। तो जब आपका बिलीफ टूटता है, देन यू आर इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। दूसरा क्या है, पीपल में ऑल्सो रिपीटली थिंक इन इलॉजिकल वेज एंड मोर ओवर जनरलाइजेशन, दैट इज दे मे ड्रॉ ब्रॉड नेगेटिव एंड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल इनसिग्निफिकेंट इवेंट। जैसे कि ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक तरीके की दोस्तों थिंकिंग होती है कि मैं कभी पास भी नहीं हो सकता। ये भी एक तरीके से इलॉजिकल थिंकिंग है। तो वो लोग अपने बारे में इतना इलॉजिकल सोच लेते हैं और उसके कंक्लूजन निकाल लेते हैं, मैं कभी पास पता क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे माँ बाप अच्छे नहीं थे, क्योंकि मैं कभी अच्छा हूँ ही नहीं, मैं अच्छा दिखता ही नहीं हूँ। तो ये क्या, ये इलॉजिकल थिंकिंग होती है। और इतने खराब खराब कंक्लूजन निकाल लेते हैं, फिर जिंदगी भर उसी डायस्पोरा में रह के अपने आप को परेशान करते रहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्या है, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल। इसमें बात करते हैं दोस्तों, ये आपको कार्ल रॉजर, सॉरी, ये आपको जो है, ये आपका मॉडल बना हुआ है। 5 स्टेजेस जो होते हैं ऑफ नीड्स की बात होती है, सेल्फ रेगुलेशन, एक्सट्रीम, लव, बॉन्डिंग, सेफ्टी, फिजियोलॉजिकल। ठीक, उसी में देखते हैं। फोकसेस ऑन ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमनिस्ट बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न विद अ नेचुरल टेंडेंसी टू बी फ्रेंडली। ठीक, वो बहुत सोशल होते हैं, कोऑपरेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, एंड आर ड्रिवन टू सेल्फ एक्चुअलाइज, दैट इज टू फुलफिल देयर पोटेंशियल फॉर गुडनेस एंड ग्रोथ। सेल्फ एक्चुअलाइज मतलब उन्हें पता चलता है उन्हें चाहिए क्या अंत में। ठीक, एग्जिस्टेंशियलिस्ट बिलीव दैट फ्रॉम बर्थ वी हैव टोटल फ्रीडम टू गिव मीनिंग टू आवर एग्जिस्टेंस और टू अवॉइड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, एग्जिस्टेंस का क्या मानना है कि हमारे जिंदगी में कोई लक्ष्य होता है और वही हमारी जिंदगी का गोल होता है, उसे पूरा करना। ठीक, दो सिंक फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड लिव एम्प्टी इन ऑथेंटिक एंड डिसफंक्शनल लिव्स। ठीक, जो सिंक करेंगे इससे कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे, जिन्हें पता ही नहीं उन्हें क्या करना है, उन्हें बहुत चांस होती है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की। आगे बढ़े दोस्तों, ये रहे आपको 4 मॉडल्स। ठीक, फिर अगला क्या है करंट है, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। क्या क्या होता है, बिहेवियर इज शेप्ड बाय सोसाइटल फोर्सेस, factors such as family structure and communication, social networks, societal conditioning and societal levels are roles become more important। ठीक, इसलिए दोस्तों जो कि माँ बाप भी वो कहते होंगे, जो बच्चे किसी और के यहाँ पलते हैं, बुआ चाची तारा नाई के हैं, ठीक, नाना ताई जो भी हों उनके पलते हैं, वो थोड़े अलग हो जाते हैं। या फिर जिनको कोई मेड पाले वो लड़के बच्चे अलग हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी सोसाइटी का तरीका अलग होता है, उन्हें वो अनकंडीशनल लव नहीं मिल पाता है। हम उसको ध्यान सकते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन, इट हैज बीन फाउंड दैट सर्टेन फैमिली सिस्टम आर लाइकली टू प्रोड्यूस एबनॉर्मल फंक्शनिंग इन एन इंडिविजुअल मेंबर। ठीक, अगर कोई माँ बाप, इससे कोई अगर मान लीजिए कोई बाप बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है और वो भी चाहता है कि उसका बच्चा वही बिजनेस करे, जबकि वो क्या है, सिंगर है, वो आर्टिस्ट है, वो पेंटिंग करता है रूम में अकेले बैठ बैठ के, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत डिसफंक्शनल हो जाएगा, उसे बहुत दिक्कत हो जाएगी, उसके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक, सम फैमिलीज हैव एन immense structure in which the members are over involved in each other's activities, thought and feeling. Children from the kind of family may have difficulty in become independent in life. Very very important। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप में से जितने भी लोग होंगे उसमें 95% लोग, खासकर लड़के, 11th क्लास में आपको बहुत दिक्कत हुई होगी। किसी से पूछ लीजिएगा, अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, अपने भाई बहन से पूछ लीजिएगा, सीनियर से पूछिएगा, 11th में सबको दिक्कत आती है। क्यों होता, क्यों है, इंडियन फैमिलीज में वी आर सो मच इंटरलिंक्ड। हमारे चाचा नाना ताया को, हमारे पापा को, मम्मी को, भाई बहन को, सबको हमारे बारे में इतना ज़्यादा पता होता है कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक, इतना इंटरलिंक्डनेस सही नहीं है। होता क्या है कि 10th के बाद लोगों का स्कूल बढ़ता है। ठीक, अलग अलग स्कूल में, क्योंकि अपने स्ट्रीम चले जाते हैं, हमारे दोस्त छूट जाते हैं जो हमें एक्चुअली में जानते हैं। ठीक, इन्वॉल्वमेंट अलग चीज़ होती है। देयर इज 2 थिंग, वन इज टॉकिंग एंड वन इज कम्युनिकेशन। एक तो आप बोल रहे हो, ठीक, एक होता है कम्युनिकेशन। द इंटीमेसी ऑफ कम्युनिकेशन इज डिफरेंट। ठीक, कम्युनिकेशन क्या होता है, समटाइम यू डोंट इवन नीड टू स्पीक, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट आपकी बात हो रही है, आप ऐसे बोलेंगे हाँ हो गया काम, ठीक, ये हो जाता है। ठीक, तो लोग मिलने 11th में जाते हैं तो बहुत ही स्कार होते हैं और मोस्ट लोग को कोटा भेज दिया जाता है। तो जो हमेशा बच्चा हमेशा अपनी मम्मी के साथ रहा है,
उसकी मम्मी हमेशा सुबह से शाम खाने के लिए पूछती है, अचानक से उसको कोटा जैसे शहर में होगा तो उसका स्कार हो जाएगा, पूरा इमोशनल स्कार हो जाएगा। एंड लड़कियों को उसके लिए हमेशा तैयार रखा जाता है हमारी सोसाइटी के अनुसार कि आपको एक ना एक दिन बाहर जाना ही है, कभी ना कभी तो आपको दूसरे घर जाना ही है, तो दे आर वेरी मच ओके विद दैट। पर लड़के इसके लिए ओके होते नहीं, इसलिए 95% लोग लड़कों का 11th बहुत ज़्यादा बर्बाद चला जाता है, ये मेरा मानना है। ठीक, आगे बढ़े दोस्तों। फिर अगला क्या है, उसी के सोशल नेटवर्क्स है। द ब्रॉडर सोशल नेटवर्क इन विच पीपल ऑपरेट इंक्लूड द सोशल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप, जिसमें आपका नेटवर्क होता है जिससे आप बात करते हैं। स्टडीज हैव शोन दैट पीपल हु आर आइसोलेटेड एंड लैक सोशल सपोर्ट दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड फुलफिलिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन विच देयर लाइफ्स आर लाइकली टू बिकम मोर डिप्रेस्ड एंड रिमेन डिप्रेस्ड लॉन्गर देन दोज हु हैव गुड फ्रेंडशिप। ठीक, जो भी ऐसे लड़के होते हैं या फिर लोग होते हैं जिनका क्या कहते हैं सोशल नेटवर्क बहुत कम है, बहुत कम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, जिनसे बात करते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तीसरा क्या दोस्तों, सोसाइटल लेवल्स। सोशल कल्चरल थ्योरिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट एबनॉर्मल फंक्शनिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटल लेवल्स एंड रोल्स असाइन्ड टू द ट्रबल्ड पीपल। ठीक, जो जो उन्हें रोल दिया जाता है जिसके लिए फिट नहीं बैठते हैं, ये बड़ा कारण हो सकता है। ठीक, अगला क्या है, एक लास्ट है डायस्ट्रेसिस स्ट्रेस मॉडल। इसमें क्या है, द मॉडल हैज बीन अप्लाइड टू सेवरल डिसऑर्डर इंक्लूडिंग एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड स्किज़ोफ्रेनिया। दोस्तों एंग्जाइटी अलग है, मेरा तो बहुत लोग इसको एक ही कर लेते हैं। एंग्जाइटी बहुत अलग होता है, डिप्रेशन बहुत अलग होता है, इसको डिटेल में देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक, एंग्जाइटी की बहुत तरह के एंग्जाइटी होती है। ठीक, दिस मॉडल स्टेट दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप व्हेन अ डायस्ट्रेसिस बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन टू डिसऑर्डर इज सेट ऑफ बाय अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब भी किसी इंसान को बायोलॉजिकल दिक्कत भी हो और कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी आ जाए तो उसको और दिक्कत होने लगती है। दिस मॉडल हैज 3 कंपोनेंट। द फर्स्ट इज द डायस्ट्रेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल एब्रेशन व्हिच मे बी इनहेरिटेड। ठीक, किसी इंसान को कोई बायोलॉजिकल दिक्कत है जो कि शायद उसको ऊपर से भी मिला हुआ है। The second component is that the diagnosis may carry a vulnerability to develop a psychological disorder. This means that a person is at risk or predisposed to develop the disorder. वो ऑलरेडी इतना vulnerable है कि उसे कोई ना कोई disorder हो भी सकता है क्योंकि उसको बायोलॉजिकली भी दिक्कत है और ऐसे कंडीशन में वो रह भी रहा है। ठीक, the third component is that the presence of pathogenic stresses, that is factor stressor that may lead to psychopathology in such a at risk person. ठीक, ऐसे ऐसे उसके लिए क्या कहते हैं एट रिस्क चीज़ों में रह रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा खतरनाक इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, वो लेबनान जैसे देश में रह रहा है। ठीक, इजराइल जैसे देशों में जहाँ वॉर वगैरह होते रहते हैं, वैसे फैमिली में रह रहा है जहाँ बहुत दिक्कत है, तो उसको बहुत चांसेस है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के। ठीक दोस्तों, इस लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, उनके क्या कारण होते हैं, ठीक, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। पर दोस्तों एक भी सिम्टम्स आप ये अंदाजा मत लगा लीजिएगा कि आप लोगों को डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर होना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं फीचर्स आप में से भी मिलेंगे। डिसऑर्डर उसी को होता है जिसे साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट अप्रूव करे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों।